बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ दुबई स्टूडियो से मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में बात होगी सबसे पहले और आज की सबसे बड़ी खबर की। आर्मी चीफ और पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब और ईरान के दौरे पर हैं। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं, कल ईरान की क़यादत से मिलेंगे और कोशिश यही है कि किसी तरह से मसालहत कराई जाए और कशीदगी को कम किया जाए। इसकी तारीख भी मौजूद है। पाकिस्तान इस तरह का रोल अदा करने की कोशिश पहले भी करता रहा है। इस दफ़ा क्या ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं? पाकिस्तान को क्यों ज़रूरत पेश आई कि जब आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को सऊदी अरब का और तेहरान का दौरा करना पड़ा है? इस हवाले से बात होगी। नजम सेठी साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्या ऑफ़र कर सकता है, क्या प्रपोजल्स मुमकिन तौर पर लेकर गई है ये आला सतह की क़यादत, और ये भी कि क्या इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं, क्या सऊदी अरब या ईरान पाकिस्तान की सुनेंगे भी या नहीं। इस हवाले से बात होगी। आज कुछ और दिलचस्प खबरें भी सामने आई हैं। एक ये कि बिल आखिर यूट्यूब पर से बैन पाकिस्तान में हट चुका है और पाकिस्तानी वर्जन जो है यूट्यूब का वो अब एक्सेस मुमकिन तौर पर किया जा सकेगा। PTI ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हवाले से स्टेटमेंट भी जमा करा दिया है। तकरीबन 3 साल का बैन रहा। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या कहता है, व्हाट डज इट से अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन पाकिस्तान विद रिगार्ड्स टू यूट्यूब। इस हवाले से बात करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब का एक्विटल हुआ है दहशतगर्दी की अदालत से। बुख्ती साहब के मर्डर केस के अंदर इस हवाले से एक दिलचस्प बयान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़हीम कादरी साहब की तरफ से भी आया, हम उस पर भी बात करेंगे। भारत के साथ जो ताल्लुकात पाकिस्तान के हैं और ख़ासतौर पर पठानकोट वाक़े के बाद जो कुछ हुआ है उस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सो एज आई ऑलवेज से लंबा चौड़ा, आज नजम साहब यहाँ मेरे सामने मौजूद नहीं है इसलिए मैं बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि लंबा चौड़ा एजेंडा है। लेकिन मैं ज़रा नजम सेठी साहब से पहले पूछना चाहूँगा कि नजम साहब, मैं बड़ी तस्वीरें शीरें देख रहा हूँ आपकी, बड़े आप फेसबुक पे मुझे नजर आ रहे हैं, इधर उधर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सम वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स आई वुड से। क्या करते फिर रहे हैं आप? हो गए थोड़े से साड़ है कोई? चले, मैं थोड़ा बहुत, आपको पता है हम थोड़े बहुत तो जलन हो ही जाती है। फिर आप उधर अय्याशियां कुट रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं और वो भी अय्याशियां कुट रहे हैं। अच्छा, सुबह से लेकर रात तक मेहनत हो रही है, मुशक्कत हो रही है और आप कहते हैं अय्याशियां कुट रहे हैं। अय्याशियां तो आप कुट रहे हैं लाहौर में बैठ के, यहाँ दुबई में तो रेत ही रेत है और क्या है। अच्छा अच्छा, रेत बड़ी रंगीन रेत है नजम सेठी साहब, मैं इतना ही कहूंगा, बड़ी रंगीन रेत। बस तुसी सड़ो सड़ो तो मरो, सड़ो। चले ठीक है, मैं इस पे मजीद रोशनी नहीं डालना चाहूंगा, थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ी सी एक दिलचस्प खबर थी, थोड़ी अच्छी खबर भी थी इस हवाले से कि यूट्यूब पर बैन उठ चुका है पाकिस्तान में, यानी वर्जन उसका एक्सेस किया जा सकेगा। नजम साहब, क्या कहता है आपकी क्या ओपिनियन है इस हवाले से? 3 साल लग गए हमें इस मसले को हल करने में। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुख्तसर ये है कि यूट्यूब को बैन किया क्योंकि एक दो रिपोर्टर्स, बड़े अहम रिपोर्टर्स, बड़े बड़े ग्रुप्स के, मीडिया ग्रुप्स ने उन्होंने शोर डाल दिया कि यूट्यूब के ऊपर ये हो रहा है, वो हो रहा है। और 2 लोग चाहिए थे जो कि ये ब्लॉक कर देते, वो जो ऑब्जेक्शनेबल साइट्स थी, मगर इतना नहीं PTI कर सका, उनके पास कोई लोग ही नहीं थे। और ये 3 साल लगे हैं इनको कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और यूट्यूब के साथ मुज़ाकरात करने के बाद इनको 3-4 साल लगे हैं, 3 साल। और फिर इन्होंने एक यूट्यूब पाकिस्तान शुरू किया। और हैरानगी की बात है, ये वो मुल्क है जो कहता है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए और एक साइट्स 50, 100, 200, 500, 1000 ये साइट्स को ये ब्लॉक नहीं कर सके बाय सिंपल सॉफ्टवेयर। और ये हमें देखना पड़ा किस तरीके के साथ ये सब कुछ हुआ, कितने अफसोस की बात है। और उसके बाद फिर ये भी कि ये अदालतों में घूमते रहे और सिविल सोसाइटी की पिटिशन्स होती रहीं, फिर इसके ख़िलाफ़ पिटिशन्स होती रहीं और जज हज़रात भी कोई डरते थे फ़ैसला करने से क्योंकि जो ऑब्जेक्शनेबल मटीरियल है वो बड़ा इमोशनल है और इसलिए ये सारा सिलसिला ऐसे चलता रहा। मगर अनफॉर्चुनेटली एक इस ऐसे मुल्क में ये और भी तो लोग हैं, सऊदी अरेबिया में भी यूट्यूब जो है उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाबंदियाँ हैं। तो क्या हमें 3 साल लगे हैं वो मॉडल इख्तियार करने में जो कि एक्चुअली 3 महीने में हो सकता था। मगर बात यह है कि हमारे हुक्मरान तबका यूट्यूब ना देखता है, ना उसे उसकी अहमियत का कुछ पता है। और हमारे यहाँ भी
यूट्यूब को तालीम के लिए कम और वैसे एंटरटेनमेंट के लिए ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए मेरा ख्याल है इसकी अहमियत नहीं थी और इतना वक्त लगा क्योंकि ख़ास दिलचस्पी कोई भी नहीं ले रहा था इसमें। तो ये कहानी है ये सारी चीज़ की। अच्छा, पीटीए का आपने कहा कि पीटीए के पास वो मौजूद नहीं थे या उनकी शायद आप कह रहे हैं कि शायद उनकी इतनी तरफ से इतनी एफिशिएंटली काम नहीं किया गया। पीटीए कहती थी हमारा कसूर नहीं है, जहां रिलीजियस मटेरियल रिलीजन की बात आ जाए, नेशनल सिक्योरिटी आ जाए, वहां हमने हुकूमत से डायरेक्शंस लेनी होती है। तो हुकूमत ही जब गुमगू का शिकार हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं, तो मेरा तो ख्याल था पीटीए इंडिपेंडेंट इदारा है या ऑटोनमस इदारा है, तो हुकूमत का क्या इन्होंने लेना था? इनको पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्शनेबल है और क्या नहीं है, और जो कुछ इनके ख्याल में ऑब्जेक्शनेबल करते बैन, जो चीज़ें रह गई थी जैसे जैसे लोग पॉइंट आउट करते उसको करते जाते। ऐसी भी क्या बात है? इसी तरीके के साथ क्या इतना मुश्किल था, एक रिव्यू कमेटी बैठा देते सिविल सोसाइटी की, कोई जिम्मेदार लोगों की, और वो अगर कोई कंप्लेंट आती कि ये चीज़ को बैन कर दें या ये चीज़ का बैन उतार दें तो उसको एग्जामिन कर लिया जाता और ये मतलब फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सकता था। इतनी भी क्या मुश्किल बात है? तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल नाअहली है और लैक ऑफ इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं थी। और हुकूमत जो है, वैसे भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अंदर कितने लोग हैं यूट्यूब देखते होंगे, सो इसलिए दिस इज़ वाई इट हैज़ टेकन 3 years। इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन कि एक इस तरीके से इस मसले को डील किया गया। एंड फ्रैंकली मैं समझता हूँ इसमें अगर सिविल सोसाइटी को थोड़ा बहुत जोर ना लगाती तो ये अभी भी नहीं ये खुलना था। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं वो जो आज प्राइम मिनिस्टर का विजिट है और आर्मी चीफ का जो विजिट है, मैं उससे भी पहले एक और खबर की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। वो है कि जनरल मुशर्रफ साहब को अकबर बुगटी साहब का जो कत्ल का मुकदमा चल रहा था 2009 में दर्ज हुआ, उसमें जनरल मुशर्रफ साहब को, उस वक्त के वज़ीर दाखिला आफ्ताब शेरपाव साहब को और उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उनको, नौशरवान साहब को, उनको एक्विटल मिल गया है, बरीयत मिल गई है। नरीम साहब, आपका इसके बारे में ओपिनियन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त एक बयान जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आया है, मैं जरा चाहूंगा कि आप उसे सुने कि ज़ईम कादरी साहब को क्या जरूरत पेश आई कि वो इसको ऊपर रिस्पॉन्ड करें। जरा ये क्लिप सुनिएगा। ये खालिसतन एक अदालती फैसला है, अदालतें आज़ाद हैं, अदालत के फैसले पे कमेंट करना यह हुकूमत का काम नहीं है। जो भी अदालत ने फैसला किया ये उनका सवाबदीद था। हुकूमत का काम नहीं है कमेंट करना, जो अदालत ने किया ये उसकी सवाबदीद थी। नईम साहब, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? मुशर्रफ साहब के हवाले से अगर मैं आपको भी याद होगा, मैं याद दहाने के लिए कि एक बुगटी साहब का मामला चल रहा था, कत्ल का केस चल रहा है, लाल मस्जिद का केस चल रहा है, उस पर भी बेल पे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की असैसिनेशन का मामला, उस पर भी बेल पे हैं, और जजेस डिटेंशन के हवाले से भी जो केस चल रहा है उसमें भी वो बेल पर हैं। क्या कहेंगे आप? बुगटी साहब के ट्रायल के अंदर उनको एक्विटल मिला है, इस बात के बावजूद कि परवेज मुशर्रफ साहब कभी पेश नहीं हुए इस अदालत में और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर वो इस्तिस्ना लेते रहे। यार मुनीब, मुझे तो हंसी आ रही है। पहली बात तो ये है कि ज़ईम कादरी साहब बेचारे हैं, वो और क्या कहते, किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया होगा कि भाई आपका क्या कमेंट है, तो उन्होंने क्या कमेंट किया? उन्होंने यही कहा कि मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकता। हालांकि हुकूमत बिल्कुल कमेंट करती है, हुकूमत जजमेंट्स को चैलेंज भी करती है और जजमेंट्स के ऊपर कमेंट भी होता है। अलबत्ता जब एक केस चल रहा हो तो उस वक्त उसके ऊपर कमेंट करना मुनासिब नहीं होता, मगर जब कोई जजमेंट आ जाए तो उसके ऊपर कमेंट तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि जी हमने कुछ नहीं कहना, ज़ाहिर है यही कहेंगे बेचारे, और क्या कहेंगे। फौज के साथ एक और नया पंगा तो नहीं लेना कि यार ये बुरा फैसला है या इस किस्म की कोई बात। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो सारे केसेस जनरल मुशर्रफ पे मुख्तलिफ लोगों ने इनिशिएट किए हैं, पिटिशनर्स ने, इंक्लूडिंग ये बुगटी साहब वाला केस, एक्चुअली बड़ा क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो समझता हूँ ये एक सियासी तौर पे ये सारे केसेस बनाए गए थे। इसमें इनमें जान बिल्कुल नहीं थी, लीगल जान जिसे कहते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है यार। एनीथिंग दैट द प्रेसिडेंट डज इन हिज और एनी डिसीजंस दैट ही टेक्स, उनको प्रोटेक्शन होती है। यू कांट उनको इंडिविजुअलाइज नहीं किया जा सकता। दोज आर इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस। कल को ये कहेंगे जी आर्मी चीफ ने और कोर कमांडर्स ने कोई फैसला किया और उसके नतीजे में ये हुआ, तो अब सारे आर्मी चीफ को और कोर कमांडर्स को घेर लिया जाए और उनको अदालतों में ले जाया जाए। ऐसे नहीं होता।
इनफैक्ट जब मिनिस्टर्स भी कोई इंस्टीट्यूशनल फैसला करते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड। तो ये सब फजूल बात थी, मगर ये एक सियासी बात थी। ये इसको बुख्ती साहब के साहिबजादे ने इनको सियासी तौर पे ये किया था, और उस वक्त माहौल भी ऐसा ही था। आपको याद होगा मुशर्रफ को निकाला था और सब सियासी जमातें ये एक बात कहना चाहती थी, एक पैगाम भेजना चाहती थी कि मिलिट्री डिक्टेटर्स जब पावर में होते हैं तो सारे उनके आगे लम्बे पै जाते हैं, तो जिले बाहर कढ़े जाते हैं तो फिर उन्होंने खड़का देने। So sorry to say this, this is the way it is in Pakistan। और ये केसेस जो थे मुशर्रफ साहब के खिलाफ, इनके किसी ये जो पर्सनलाइज केसेस हैं, वेदर इट इज़ द मर्डर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो और वेदर इट इज़ द मर्डर ऑफ अकबर बुख्ती, इनमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू ये कहना कि जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी थी या पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट। वो और बात है कि अगर आप कोई कंस्पिरेसी शो करें कि देयर वाज अ कंस्पिरेसी टू डू समथिंग और उसमें ABCD इन्वॉल्व था, फिर वो और बात बन जाती। मगर ये कि जी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एक इंसर्जेंसी थी और उसमें फौजी अफसर थे वहाँ, और वहाँ जो कुछ हुआ दैट वाज ए मर्डर, ये बहुत मुश्किल है इसको प्रूव करना, और ना ही ऐसी कोई बात थी मेरा ख्याल है। ठीक, अच्छा चले बहरहाल जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से भी, क्योंकि आज खबर थी, ऑल्दो उनके साहबजादे ने कहा है कि वो इसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। और याद रहे कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो उस वक्त भी हाई कोर्ट के हुक्म पर ही ये मुकदमा 2009 में दर्ज किया गया था। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब आगे चलते हैं हम उस अहम दौरे की जानिब जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब का और आर्मी चीफ का मुश्तरका दौरा है। सऊदीया का दौरा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है एज वी स्पीक, और कल ईरान की क़यादत से ईरान में ही मुलाकात होगी। किस हद तक ये कारगर साबित होगी ये इनिशिएटिव, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ ये रिपोर्ट आप देखें, और जब वापस आएंगे तो नजम सेठी साहब से ज़रा खुली डुली बात करेंगे इसके ऊपर कि हमारे पास है क्या, हम वहाँ पर क्या लेकर गए हैं मुमकिन तौर पर। पहले रिपोर्ट देखिए। सऊदी ईरान तनाज़े के शुरू ही में पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया था कि वो इस मसले के हल के लिए मसालेहाना किरदार अदा करेगा। अपोजिशन और दीगर जमातों की तरफ से भी हुकूमत को इस मसले में सालसी का मशवरा दिया गया था, जबकि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के दौरे के बाद मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़ारजा को ब्रीफिंग में बताया कि सऊदी अरब ने ना फौज मांगी और ना ही पाकिस्तान फौज भेजेगा। दूसरी तरफ दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करवाने के लिए वजीर आजम और आर्मी चीफ वफ्द के हमरा सऊदी अरब और फिर ईरान रवाना हो चुके हैं, जहां दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात करके गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यह है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ का मुश्तरका दौरा क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर सिविल और मिलिट्री क़यादत का इत्तफाक और हम आहंगी का मज़हर है? सवाल तो ये भी है कि आया पाकिस्तान के इस इक़दाम से आलमी सतह पर पाकिस्तान अपनी अहमियत को मजीद बढ़ा सकेगा? और आखिर में सबसे अहम सवाल ये कि पाकिस्तान दोनों ममालिक के पास किस किस्म की तजवीज़ मुमकिना तौर पर लेकर गया है और इस कोशिश का किस हद तक नतीजा सामने आ सकता है। रिपोर्ट आपने देखी, अब जरा बात हो जाए नईम साहब। सबसे पहले मैं अगर आपसे ये पूछ पाऊँ कि पाकिस्तान की आला सिविल और मिलिट्री क़यादत को ख़ास तौर पर ये जो दो दौरे हुए, पहले फॉरेन मिनिस्टर आए सऊदीया के, फिर डिफेंस मिनिस्टर आए, इन दोनों दौरों के बाद क्या ज़रूरत पेश आई कि पाकिस्तान की जो टॉप सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप है इनको महसूस हुआ कि जाना चाहिए दोनों मुल्कों के अंदर और कोशिश करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि आज हम बहुत एक मुश्किल सिचुएशन में हैं। वो मुश्किल सिचुएशन ये है कि हमारा हिस्टोरिकली हमारा इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ रहा है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट सऊदी अरेबिया के साथ रहा है, और हम उन अलायंसेस का हिस्सा रहे हैं जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया वो एक यकजहती थी उनकी। आज सिचुएशन, और उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया ईरान के ख़िलाफ़ थे और हमारे ईरान के साथ कोई ख़ास तल्लुकात नहीं थे, बस एक होल्डिंग ऑपरेशन था। आज सिचुएशन बदल गई है, और सिचुएशन बदली इस तरीके से है कि दो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं।
एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो तल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। पहली बात तो ये, और उसके हमने बहुत दफ़ा ये डिस्कस किया है कि ये सेक्टेरियन वॉरफेयर जो शुरू हो गई है और वॉर्स जो शुरू हो गए हैं, इसके अंदर जो नई अलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस है, एक तरफ ईरान है, इराक है, सीरिया है, पैलेस्टाइन है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, गल्फ़ के किंगडम्स हैं, इजिप्ट है, और दरमियान में अंदर सबके स्क्वीज्ड इन बिटवीन इज़ यूरोप एंड अमेरिका। एक ज़माना था कि यूरोप एंड अमेरिका जो थे वो सॉलिडली विद जीसीसी कंट्रीज़ एंड विद सऊदी अरेबिया थे, मगर अब उनके भी हालात तब्दील हो गए। उनके लिए दो चीज़ें तब्दील हुई हैं जिसकी वजह से अब वो उस तरीके से सऊदी अरेबिया को नहीं देखते जिस तरीके से पहले देखते थे एज अ स्टॉन्च एलाय फ्रेंड इन द मिडल ईस्ट। वो क्या हैं दो चीज़ें? पहली चीज़ तो ये है कि ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है स्पेशली अमेरिका की वो कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस भी गिर रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब शेल गैस और शेल रिसोर्सेज जो हैं वो मार्शल कर लिए हैं और अपने अलास्का की रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, विद द रिजल्ट दैट अमेरिकन डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्टर्न ऑयल जो है वो गिर गया। पहली बात तो ये। नंबर दो, और ये बहुत अहम है, कि यूरोप की भी जो डिपेंडेंसी थी ऑन सऊदी अरेबियन ऑयल वो भी कम हो गई है, बिकॉज यूरोप जो है वो बहुत सी गैस ले रहा है फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम रशिया। सो डिपेंडेंसी ऑन मिडल ईस्टर्न ऑयल जो है वो गिर रही है। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को पैसे की ज़रूरत है, वो उनकी ऑयल प्रोडक्शन नहीं गिर रही, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस गिर रही हैं। एज़ वी स्पीक पिछले साल 60% गिरी हैं, इस साल 25% और गिर गई हैं। एक ज़माना था $110-120 का बैरल था, अब $25-30 पे वो आ गया। आप खुद ही सोचिए कि क्या हालात हैं। अच्छा, तो ये एक तरफ तो ये सारा कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ एक और भी डेवलपमेंट हो रही है कि सऊदी अरेबिया ने जो सेक्टेरियन वॉरफेयर अपने आप को महफूज रखने के लिए, क्योंकि उनकी बेल्ट के अंदर जो शिया बेल्ट है उसमें सारा ऑयल है ईस्टर्न प्रोविंसेस में, वहाँ शिया बैठे हैं, बहरीन में शिया बैठे हैं, और ईरान जो है वो कुछ अरसे से, जब से इरानियन रेवोल्यूशन हुई है, शियाइज़म को प्रमोट कर रहा है एज अ वायबल फोर्स अगेंस्ट सुन्नी इस्लाम। तो वो भी एक प्रोवोकेशन है, जिसकी वजह से अब ये सुन्नी स्टेट्स जो हैं ये बहुत मोहतात हो गई हैं, और एक्चुअली दे सी शिया इस्लाम एज अ थ्रेट टू देयर एग्जिस्टेंस, टू देयर सॉवरेंटी। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने और गल्फ़ स्टेट्स ने एक ऐसी वर्जन ऑफ इस्लाम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया अपनी हिफाजत के लिए, जो कि नुकसानदेह हो रही है रीजन के लिए भी, और यूरोप के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और ख़ुसूसन किसी स्टेज पे पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा हो सकती है। वो है सेक्टेरियनिज़म। जिस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को सऊदी अरेबिया ने प्रमोट किया है अपने आप को बचाने के लिए अगेंस्ट द शिया, वो अब थ्रेट बनता जा रहा है यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। पहले अलकायदा और अब IS बनती जा रही है, जो कि उससे भी ज़्यादा एक एक्सट्रीम फॉर्म है, और वो इनवर्ड्स एक तरफ यूरोप को थ्रेट कर रही है, अमेरिका को थ्रेटन कर रही है, और दूसरी तरफ अमेरिकन एलाइज लाइक इराक को थ्रेटन कर रही है, और इट्स क्रिएटिंग अ ग्रेट डील ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द मिडल ईस्ट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया के जो इंटरेस्ट्स हैं इस वक्त वो 100% अमेरिकन इंटरेस्ट्स नहीं है और यूरोप के इंटरेस्ट्स नहीं है, ना ही वो 100% पाकिस्तान के इंटरेस्ट्स हैं, क्योंकि जो ISIS है वो यूरोप को भी थ्रेटन कर रही है, अमेरिका को भी थ्रेटन कर रही है, और पाकिस्तान को भी आने वक्त में थ्रेटन कर सकती है। एक तरफ तो ये मसला बना हुआ है, दूसरी तरफ एक और मसला है कि अमेरिका के अब तल्लुकात ईरान के साथ बेहतर हो गए हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया से अमेरिका और भी थोड़ा दूर हो गया है, और अमेरिका ने अब ईरान के साथ एक मुआहदा किया है, बहुत फार रीचिंग मुआहदा है, जिसकी वजह से ईरानियन एसेट्स जो हैं उनको डिफ्रीज कर दिया गया है, न्यूक्लियर के ऊपर एक बात समझौता हो गया है, यूरोप और अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया और इजराइल उसको अपोज कर रहे हैं। अच्छा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ होगा ये कि ईरान के जो एसेट्स हैं जो फ्रीज़ हुए थे, $400 मिलियन फ्रीज़ हुए थे जबकि ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अब $1.3 बिलियन तो उसके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स बन गई हैं। उसके अलावा $100 बिलियन की और ईरान को फ़ायदा होगा उनके जब एसेट्स डीफ्रीज़ होंगे और उनको मार्केट्स मिलेंगी, तो ईरान इज सडनली गोइंग टू फाइंड इटसेल्फ इन अ वेरी रिच पोजीशन।
जिसकी वजह से ईरान और भी मजबूत होगा। अगर पहले इतना मजबूत नहीं था तो अब ईरान ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये सऊदी अरेबिया को ये बात पसंद नहीं है। सऊदी अरेबिया तो कुछ अरसे से ये चाह रहा था कि ईरान की को चेंज किया जाए वगैरह वगैरह। तो आइसोलेट हो चुका है सऊदी अरेबिया, बोथ इन द मिडल ईस्ट एंड ऑल्सो उसके जो तल्लकात है विद यूरोप एंड विद अमेरिका वो स्ट्रेन में है। हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम बन गया है। हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन गया है कि अब हमें सऊदी अरेबिया से क्या, हमें तेल चाहिए, तेल की कीमत तो वैसे ही गिर गई। हमें और क्या मिलता था सऊदी अरेबिया से? डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर तेल ही मिलता था और एक तल्लकात थे हिस्टोरिक। अब हमें ईरान से गैस चाहिए। अब जब अमेरिका के साथ ईरान के तल्लकात बेहतर होने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे वो जो सैंक्शंस रजीम जो ख़त्म हो रही है ईरान के ऊपर, ईरान अपनी गैस एक्सपोर्ट करेगा और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसकी गैस की। और ये अच्छा ही हुआ कि पहले हमने कोई एग्रीमेंट नहीं की, बिकॉज पहले अगर होती एग्रीमेंट तो बड़ी महंगी होनी थी। अब सस्ती एग्रीमेंट होगी बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैव फॉलन, अकॉर्डिंगली गैस प्राइसेस विल आल्सो बी मोर एक्सेप्टेबल। तो हमारे तो जो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अब ईरान की तरफ उसका झुकाव है। इसी तरीके के साथ अमेरिका का ईरान की तरफ झुकाव होगा, यूरोप का ईरान की तरफ झुकाव होगा। और ये जो एक्सट्रीमिज़म जो सऊदी अरेबिया की तरफ से इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, उसमें जो शियाइज़म है वो मॉडरेट फोर्स नज़र आती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन डेवलप हो रही है और हमारे लिए ये प्रॉब्लम बन गया था कि हम सऊदी अरेबिया को ओपनली सपोर्ट करें इन दिस सिचुएशन। दैट इज़ वाई अब हमारा ये रोल ब्रिज प्ले करने का तो ख़ास नहीं होगा, हमारी तो वो हैसियत ही नहीं है कि हम वो इस किस्म का ब्रिज रोल अदा करें। मगर हमें अब सऊदी अरेबिया को एक्सप्लेन करना है कि हम आपका साथ क्यों नहीं दे सकते जिस तरीके से आपकी तवक्को है। और अगर उनके लोग आए थे आपके पास, आपने उनको भी समझाया था, मगर ज़रूरी ये है क्योंकि हमारे पर्सनल तल्लकात भी हैं, पॉलिटिकल तल्लकात भी हैं और अब सभी को वेपन्स की भी ज़रूरत होगी जो पाकिस्तान सप्लाई करेगा फ्रॉम इंडिजिनस प्रोडक्शन एंड सो ऑन। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ जाएँ और वहाँ बादशाह सलामत के साथ जाके बातचीत हो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाएँ कि हम पाकिस्तान क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकता। पहले भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जबकि उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ यमन के अंदर हमारा साथ दें तो हमने अपोलोजाइज कर लिया, अफसोस किया कि हम नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोई ब्रिज का रोल अदा नहीं कर सकता, अलबत्ता पाकिस्तान अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करेगा जाके और वहाँ इसी किस्म की उनकी गुफ्तगू होगी। ओके, मैं यहाँ ब्रेक लेता हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे इस हवाले से, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो उम्मीदें हैं इस हवाले से वो शायद कुछ बहुत ज़्यादा हैं, रियलिस्टिक हैं या नहीं है, और हम यहाँ पर क्या चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के हवाले से, मैं ज़रा उस पर भी नजम शेठी साहब का कमेंट चाहूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपस की बात में बड़ी डिटेल से नजम शेठी साहब ने समझाया कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और पाकिस्तान एक्चुअली क्या कुछ ऑफर कर भी सकता है या नहीं। नईम साहब, इसके हवाले से एक आखिरी चीज़ जो यहाँ पर बहुत सेलिब्रेट की जा रही है वो ये कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर साहब इकट्ठे इस दौरे पर गए हैं और उसके हवाले से हर कोई बड़ा पॉजिटिव है। उसके ऊपर क्या कहेंगे आपके? इट्स अ रेयर थिंग, ऐसे होना चाहिए? डज इट एक्चुअली शो कि हर चीज़ के ऊपर हम एक पेज पे? और यार ये बड़ा ज़रूरी था साथ जाना। प्राइम मिनिस्टर जाके कहते कि हमारी फ़ौज नहीं मुदाखलत करना, नहीं हेल्प करना, नहीं जाना चाहती यमन में, ये जो आप जो करना चाह रहे हैं ये कैसे होगा। इसीलिए दोनों को साथ जाना पड़ा ना। ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। सऊदीज नीड टू हेयर फ्रॉम द आर्मी चीफ हिमसेल्फ कि जी हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं। मियाँ साहब बेचारे जाके क्या करेंगे अकेले वहाँ? यहाँ सारे इश्यूज जो हैं वो तो नेशनल सिक्योरिटी के हैं। फ़ौज की तरफ से ये इशू है कि जी हम वी आर टोटली ऑक्यूपाइड एट होम, हम कैसे जाके और जाके लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करें? हम नहीं हो सकता हमारे लिए। इसीलिए ये सारा जो नेशनल एक्शन प्लान है, टेररिज्म है, ये सारा कुछ जो है और जो दिस हैज़ टू डू विद द डॉक्ट्रिन, न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी था कि इकट्ठे जाएंगे दोनों जगह पे। ये अच्छा किया दोनों ने, एक दूसरे की हिमायत होगी, दोनों एक सफ़े पे खड़े होके एक ही आवाज़ से एक ही बात करेंगे वहाँ। ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, सारा बोझ प्राइम मिनिस्टर पे नहीं पड़ेगा। ये बोझ है ये बहुत बड़ा, ये
दोनों को जॉइंटली शोल्डर करना है कि सऊदी अरेबिया को कैसे समझाना है कि हम नहीं, आप वो जो आप चाहते हैं वो हमसे मजबूरी है हमारी, हम नहीं कर सकते, मगर हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, ये भी करने के लिए तैयार हैं, ये भी करने के लिए तैयार हैं, मगर ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आप कह रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, हमारे अपने मुल्क के बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर शिया सुन्नी प्रॉब्लम है, हमारे अंदर हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ हम मुब्तला हैं। सो यू नो दिस इज एंड सो देयरफॉर ये प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा किया, आर्मी चीफ को साथ लेके गए हैं, अलग अलग नहीं गए, इकट्ठे गए हैं, दोनों एक ही बात करेंगे वहाँ, बिकॉज ये मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। सऊदी अरेबिया बहुत कुछ मांग रहा है आपसे इस वक्त और आप दे नहीं सकते हैं उनमें से बहुत सी चीजें, तो ये जरूरी है कि दोनों जाके एक ही बात करें वहां। ओके, चलें थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इस इशू से। इसके साथ साथ एक और अहम इशू चल रहा है और वो है जब पठानकोट का वाकया हुआ है उसके बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल। पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएटिव भी लिया गया, एक आला रुकनी इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी भी बनाई गई, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई और ये कहा गया कि जो लीड्स मिली हैं उनके ऊपर काम हो रहा है। और इत्तलात ये हैं ज़राए से कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली और डिटेल्स मांगी हैं पठानकोट वाकये के हवाले से, लेकिन जहाँ पर बात दोनों जानिब से बैलेंस्ड हो रही थी वहां पर एक सरप्राइजिंग बयान आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर का। वो क्या बयान था ये जरा आप देखिए। बहुत हो गया, सहने की जो क्षमता देश की थी वो खत्म हो गई। हम लोग तो एज ए रक्षा मंत्री मेरी खत्म हो गई, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर करें। नईम साहब, ये इस तरह की या जो रिपोर्ट हुआ है अखबारों के अंदर वो बयान यही था कि जी एक तो ये कि पाकिस्तान के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जी उनको पठानकोट एयर बेस के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और ये कि जी जो बार बार अब कहा जा रहा है कि जी इन एक्शन है, वेराज यहाँ पर हमें ये इतलात मिलती हैं कि जी बड़ा एक्शन हो रहा है, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी हो रहा है, उनके ऑफिस को भी सील किया गया है, लोग भी पकड़े हैं, लिटरेचर भी पकड़ा है, मसूद अजहर साहब के हवाले से भी बात सामने आई है। हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है कि भारत की तरफ से अब इस तरह का डिफेंस मिनिस्टर ने एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया है? यह प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपके अपने मिनिस्टर साहब कादर, जनरल कादर ने बयान दिया हामिद मीर के शो पे कि हमने डिटेन कर लिया है मसूद अजहर को। इंडिया का कुछ अरसे से पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये जैश ए मोहम्मद वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी तस्लीम किया है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल ने तस्लीम किया है कि ये हमारे लोग थे। आपके मिनिस्टर ने कहा कि हमने उसको डिटेन कर लिया है, मगर ऑफिशियली फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस, इंडिया आपके फॉरेन ऑफिस को पूछ रहा है कि भाई बताइए ना आपने गिरफ्तार किया है नहीं किया, क्या एक्शन ले रहे हैं आप? और पहले आपकी तरफ से ये इशारे आ रहे थे कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं और अब आपकी तरफ से कुछ एक्शन नजर नहीं आ रहा। ये जब तक आप खुद नहीं कहेंगे कि हमने कोई एक्शन लिया है तो ये मीडिया के कहने के ऊपर तो इंडिया नहीं रजामंद होगा ना। मीडिया की तो हेडलाइंस ऑलरेडी लग रही है कि मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, वो फॉरेन ऑफिस इंडिया का पूछ रहा है, इंडिया के मिनिस्टर्स पूछ रहे हैं, इंडिया का मीडिया पूछ रहा है कि भाई आपके फॉरेन ऑफिस से, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री से कोई बयान नहीं है कि आपने गिरफ्तार भी किया है या नहीं किया, किसको गिरफ्तार किया आपने, किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, कौन सा एक्शन लिया। अब तरफ से ये आ रहा है कि जी आपने जो हमें इंफॉर्मेशन दी थी वो पूरी नहीं है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अब हम JIT बना दी है, अब हम JIT भेजेंगे इंडिया। अरे भाई ये बिल्कुल वही पॉलिसी आ रही है जो कि जब आपने मुंबई के बाद जो आपने किया था, एक JIT बनाई थी, फिर आपने इंडिया को कहा आप हमें बताएं क्या आपने, आपके पास एविडेंस क्या है, हमें कसाब को मिलने दें, वारा तो नतीजा तो कुछ नहीं निकला ना। लखवी को आपने पकड़ा, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, लखवी भी फारग हो गया। आप ये कहते रह गए इंडिया ने आपको एविडेंस नहीं दी इनफ, और इंडिया ये कहता रह गया आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी। अब ये बिल्कुल हालात उधर ही जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये इसीलिए इंडिया के मिनिस्टर की जो रवैया है वो बदल गया। ये वही लोग हैं इंडिया वाले जो 3-4 दिन पहले आपको किसी किस्म की तनकीद करने के लिए तैयार नहीं थे। ये कह रहे थे कि जी हमें पता था कि इस किस्म के लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में जो कि हमें डिरेल करने की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल फिक्र नहीं, हम बिल्कुल अपना राब्ता रखेंगे और अपने डायलॉग्स कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक कि वो ये पोस्टपोनमेंट ऑफ टॉक्स भी जो थी फौरी तौर पर नहीं हुई, उसके ऊपर भी ये कि जी अभी NSS मिल जाएंगे, अभी थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ है। मैं आपको ये बता दूं जिस तरीके से ये हार्ड डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि अब NSS तो ज़रूर मिल लेंगे, मगर जब तक यहाँ कोई जैश के खिलाफ कोई कॉन्क्रीट नहीं होगा और उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा तो मैं ये समझता हूँ ये फिर डायलॉग जो है ये डिरेल हो जाएगा। बिकॉज इंडिया की हुकूमत के ऊपर अब प्रेशर होगा कि आपको पाकिस्तान ने कहा था, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब एक्शन कौन सा? आप तो वापस पाकिस्तान इंडिया के पास जा रहा है और कह रहा है हमें बताएं, ये बताएं, वो बताएं। तो इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास कुछ नहीं है।
इंडिया के पास तो आपके जैश ए मोहम्मद के बयान है और यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के बयान है, और वो जो 2-3 मिनट की जो एक कॉन्वर्सेशन है वही है, इसके अलावा उनके पास क्या है? और आप अगर ये कहेंगे दैट्स नॉट इनफ, तो फिर ये तो स्टेलमेट हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तरफ आपने कहा कि हमने मसूद अजहर को डिटेन कर लिया, अब आप कहते हैं हमें पता ही नहीं मसूद अजहर कहाँ है। तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ गुड और हैप्पी सिचुएशन। अच्छा, आपकी तरफ से दुनिया को और इंडिया को आपने कुछ तसल्लियां दी थी, मगर अब आप उस तसल्लियों के ऊपर उतर नहीं रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ऐसे है कि अनलेस देयर इज एक्शन ऑन आवर साइड, ये मुश्किल हो जाएगा कन्विंस करना इंडिया को कि आपकी नीयत ठीक है या नहीं नीयत ठीक। अब मुझे एहसास है इस बात का कि इतना आसान नहीं है एक्शन लेना यहाँ। ये भी पता नहीं है कि किसने किया किसने नहीं किया, ये तो काफ़ी कारी अच्छी लंबी चौड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी। दुनिया ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी कि आपको पता नहीं है। ये कैसे हो गया आपके इल्म के बगैर? अब दुनिया को कौन आप कहेंगे कि जी जैसे लश्कर वालों ने मुंबई कर दिया था हमें नहीं पता चला, और उसके बाद वहाँ स्प्लिंटर ग्रुप्स भी बन गए और वो चले गए, हमारे खिलाफ ही वो एक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ आज अगर जैश के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं किसी किस्म का, तो ये जैश वाले बागी हो जाएंगे, ये आपको अटैक करना शुरू कर देंगे। ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, तो काफ़ी अरसे से पल रही हैं और ये बैठी हुई हैं और ये इनके काफ़ी लंबे चौड़े टेंटिकल्स हैं, तो इनके खिलाफ रातों रात एक्शन लेना इट्स नॉट ईजी। तो आपको एक अच्छी मुश्किल का सामना अब नज़र आ रहा है आपके सामने अब। और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्या हुकूमत और आर्मी एक सफ़े पे हैं या नहीं है, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। अच्छा, अगर ये एक सफ़े में है तो फिर कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार होनी चाहिए जिससे पता चले कि आप एक सफ़े पे हैं। ये मैं कहूँ कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। एक बात नदीम साहब, ये बात आप बारहा इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करते रहे कि देखिए जहाँ दहशतगर्दों की बात आती है, तहरीक तालिबान या उससे रिलेटेड ग्रुप, बड़ी क्लैरिटी आ गई है। सेक्टेरियन की बात उठाई गई, आपने भी उसको डिस्कस किया, हमने भी डिस्कस किया, फिर हमने देखा कि सेक्टेरियन एलिमेंट्स के ऊपर भी क्रैकडाउन हुआ है, साउथ पंजाब के अंदर भी हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो जहादी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जिनको एक ज़माने में शायद पेट्रनेज भी हासिल रही है, क्या हमारे आज एज वी स्पीक हमारे पास कोई क्लैरिटी है किसी ज़राए से कि जी इनको भी अब डील करने का फैसला किया गया है या वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट? नहीं, वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट। कोई फैसला नहीं हुआ हाउ टू डील विद देम। ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसका जवाब इतनी आसानी से रातों रात नहीं मिल सकता। ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने पहले भी अर्ज किया है, इनको हमारी फौज हमारी हुकूमत अभी तैयार नहीं है इनको टैकल करने के लिए। उसकी वजह बड़ी सिंपल, 2 वजह है। एक तो ये कि इतनी ये कमज़ोर नहीं है कि आप इनको आप टैकल कर सकते हैं जिस तरीके से आपने सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को एक्स्ट्रा जुडिशली ख़त्म किया। सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन तो आपके एसेट्स थे ही नहीं, बड़े मार्जिनल एसेट्स थे आपके, मगर वो कोई सीरियस एसेट्स नहीं थे। जब तक इंडिया के साथ कोई सीरियस लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस और सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसमेंटल करने के लिए तैयार है, या इनमें इतनी कुव्वत भी है और इतनी क्लैरिटी भी है कि इनको ख़त्म करना चाहिए। तो दोनों इश्यूज हैं ये। इसलिए अगर इंडिया का ये ख्याल है कि वो आज वो बटन दबाएंगे और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएंगी, जबकि इंडिया अपनी कोई बटन दबाने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी प्रॉक्सी वॉर्स जो इंडिया करता है या उसके जो इंटरेस्ट हैं या उसके जो यहाँ सासे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ख़त्म करे, तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट डिसीजन। ये रातों रात डिसीजन नहीं होगी और इंडिया को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। अभी डिमांड करना कि जी मसूद अजहर को पकड़ लो और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस को डिसबैंड कर दो, ये इतना आसान काम नहीं है, ना ही हम कर सकेंगे रातों रात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज के प्रोग्राम का फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।